हेलो, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमें आज क्या पढ़ना था, मॉनेटरी पॉलिसी। ऑलमोस्ट हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। हमारा जो पहला चैप्टर था, तो पहला चैप्टर में हमने देखा था जो इंट्रोडक्शन था, दूसरा जो चैप्टर था इन्फ्लेशन था। इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया था। इनका जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू वो हम कर लेंगे, ठीक है, किसी दिन मिलके। हमारा जो तीसरा यानी थर्ड चैप्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां, मौद्रिक नीतियां। थर्ड चैप्टर क्या है? मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। तो हमें देखिए, हमने बताया जो पहला है हमारा, पहला इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि व्हाट इज द इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एंड दूसरा इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन को हमने डिटेल में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने इन्फ्लेशन में ये भी पढ़ा था कि हम इन्फ्लेशन को कैसे मेजरमेंट करते हैं, अर्थात WPI CPI। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेते हैं। और अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं यानी इंट्रोडक्शन और इन्फ्लेशन में कोई अगर डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहाँ पूछ लीजिएगा। या फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो ये नीतियाँ होती हैं, ये किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक इनको क्या करती है, जो किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। हमारा जो थर्ड चैप्टर है क्या है? मौद्रिक नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर UPSC और स्टेट सिविल सर्विस के लिए। मौद्रिक नीति, ये मौद्रिक नीति क्या है? देखिए, मौद्रिक नीति के अंतर्गत अगर आप देखोगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत देखना है, जो मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीतियां हैं, मैंने बताया यह नीतियां किसी भी देश की, जो यह नीतियां होती हैं, यह नीतियां किसी भी देश की, किसी भी देश की, किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक, इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित, नियंत्रित करती है एवं मुद्रा के प्रवाह की तरलता को सुनिश्चित करती है। मुद्रा के प्रवाह की तरलता को सुनिश्चित करती है, तरलता को सुनिश्चित करती है। तरलता को सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। मैंने बताया इसमें से कि जो मौद्रिक नीतियां होती हैं, यह नीतियां किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि हमारी केंद्रीय बैंक क्या है? RBI है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसी तरह हर देश की केंद्रीय बैंक होती है
तो ये जो मौद्रिक नीतियां हैं, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मौद्रिक नीतियों को किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक क्या करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मार्केट में जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी तरलता की जरूरत है और कितने प्रवाह, मतलब जो प्रवाह को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। साथ ही साथ इन्हीं मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो मुद्रास्फीति है, जो हमने पढ़ा था उसमें डिटेल में पढ़ा था, तो मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल किया जाता है। और इन्हीं के माध्यम से मार्केट में कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत नहीं है, वो कौन डिसाइड कहां से होगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। अब मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कैसे चीजों को डिसाइड किया जाएगा, कैसे डिसाइड होगी, तो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मान लीजिए जो मौद्रिक नीतियां हैं, तो मैंने बताया इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केंद्रीय बैंक की होती है। किसकी? केंद्रीय बैंक की होती है। केंद्रीय बैंक ये देखती है कि जो मार्केट में कितना पैसा की जरूरत है, मतलब तरलता की कितनी जरूरत है, कितनी तरलता है या तरलता को कम करने की जरूरत है। तो ये माध्यम होती है कौन? आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक। तो ये मुद्रास्फीति को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट में पैसा अधिक होता है, अगर जो अर्थव्यवस्था लिखिए, अगर अर्थव्यवस्था में पैसा अधिक होता है, तो केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जो हमारी सेंट्रल बैंक है अर्थात आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से तरलता के प्रवाह को नियंत्रित करती है। अब मानना है आपको कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा है, तो बहुत सिंपल है कि अर्थव्यवस्था मार्केट में अधिक पैसा होने की वजह से मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। अब मुद्रास्फीति की स्थिति है तो आरबीआई को ये अगर पता चल जाता है कि भाई जो अर्थव्यवस्था है हमारी, जो अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति है अर्थात महंगाई है, तो उस स्थिति के लिए, महंगाई से निपटने के लिए एक चीज यहाँ विशेष ध्यान देना होगा। एक चीज का वो क्या है, इसमें से क्या करना होगा कि आरबीआई यह निर्धारित करेगी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो उसके रेट है मॉनेटरी पॉलिसीज के, उन रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और जब वो रेट बढ़ जाएंगे तो बैंक क्या करेंगे, बैंक वही ऋण को महंगा कर देंगे। अब बैंक जब ऋण को महंगा कर देंगे तो लोन महंगा हो जाएगा और लोग पैसा लेने से क्या करेंगे, कतराएंगे। और जब लोग पैसा लेने से कतराएंगे तो लोग मार्केट अर्थव्यवस्था में क्या है, पैसे की तरलता की कमी होगी और फिर एक बार जो महंगाई अपने चरम पर जा रही थी, महंगाई क्या है, उसका जो गति है, उसका मोशन है, वो क्या होगा, हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। तो इसमें ये मॉनेटरी पॉलिसी के ही माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, अगेन दोबारा से मैं बता देता हूं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो नीतियां हैं, ये किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के ही माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने एक उदाहरण से समझाते हुए बताया कि मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई ज्यादा समझ आ रही है। महंगाई कैसे समझ आएगी, जब आपको याद होगा, जब सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, तो उपभोक्ता सूचकांक था, तो उसमें जो चीजों को, मतलब गवर्नमेंट को, लगता है कि चीजें महंगी है, महंगाई ज्यादा है, जो इन्फ्लेशन रेट अधिक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के इन्फ्लेशन रेट कब अधिक होगा, जब लोगों के हाथ में लगातार पैसा होगा। थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, जब लोगों के हाथ में क्या होगा, पैसा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मुद्रास्फीति का अंदाजा कब लगेगा, सामान्यतया जो मुद्रास्फीति कब बढ़ेगी, अगर मार्केट में जो अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में तरलता क्या है, तरलता ज्यादा है। अर्थव्यवस्था में तरलता होने की वजह से मुद्रास्फीति क्या है, ज्यादा देखी जाएगी। तो यह है अपने मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, किसके माध्यम से, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से,
मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मतलब जो मौद्रिक नीतियां हैं वो महंगी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? महंगी कर दी जाएंगी के माध्यम से तरलता को कंट्रोल किया जाएगा। अब तरलता को कंट्रोल कैसे? कि जैसे जो दरें हैं, जो मौद्रिक नीतियों की जो दरें वो क्या कर दी जाएंगी? महंगी कर दी जाएंगी। अच्छा, महंगी कर दी जाएंगी तो लोग पैसा लेने से कतराएंगे। कतराएं मतलब नहीं लेंगे, कतराएंगे। लोग पैसा लेने से कतराएंगे तो क्या हो जाएगा कि लोगों को जो मांग कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा। अच्छा, पैसा नहीं रहेगा तो क्या है? मांग कम होगी। अच्छा, मांग कम होगी तो महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। मुद्रास्फीति स्वतः क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, मुद्रास्फीति बैलेंस हो जाएगी। तो आपने देखा मॉनेटरी पॉलिसी की ही माध्यम से ये चीजों को निर्धारित किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा लगता है कि जो इस हालात में एक चीज और अभी मैं बताऊंगा, अगर अर्थव्यवस्था को, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ दरें बढ़ा दी गई हैं, पहले ये देख लीजिए मौद्रिक नीतियों की जो दरें हैं बढ़ा दी गई हैं, लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाएगा, लोग लेने से कतराएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी तो देखने को मिलेगा। वो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को ये मिलेगा कि भाई मांग अचानक कम हो जाएगी तो जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है वो स्वतः क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब प्रोडक्शन अर्थात सप्लाई स्वतः कम हो जाएगा तो बहुत सिंपल है कि जो हमारी जीडीपी है या फिर हम क्या कहते हैं समृद्धि, आर्थिक समृद्धि वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन कर जाएगी। आर्थिक समृद्धि क्या हो जाएगी? डिक्लाइन कर जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। आर्थिक समृद्धि कैसे डिक्लाइन कर जाएगी? बहुत सिंपल है, मांग ही नहीं रहेगी अर्थात जीडीपी। और जब मैं आर्थिक समृद्धि में ये भी बताया था, यह एक डाटा से संबंधित है, मात्रात्मक है, ये मात्रात्मक अवधारणा से संबंधित है, मतलब जीडीपी का बढ़ जाना आर्थिक समृद्धि है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक दूसरे के साथ से आप क्या है किसे वो नहीं करिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो जो मैंने बताया कि मुद्रास्फीति को हम कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, मार्केट से पैसा क्या कर, मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी की दर बढ़ा दिया था। उन दर बढ़ाने के चलते क्या है, मार्केट में पैसा, बैंक भी उसी जैसे आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, तो आरबीआई दरों को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो ये बैंकों को अलर्ट पहुंचेगा, उन्हें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है, ऑपरेशनल कास्ट, सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक स्वतः अपने ऋणों को महंगा कर देगा। बैंक जब स्वतः अपने ऋण को महंगा कर देगा तो बैंक का जैसे ही ऋण महंगा हो जाएगा तो लोग पैसा लेने से दूर भागेंगे, लोन कम लेना बंद कर देंगे। जब लोन लोग कम लेना बंद कर देंगे तो दूसरा अलर्ट आपको ये मिलेगा कि लोगों के हाथों में कम पैसा होने की वजह से लोग मांग कम कर रहे हैं। जब लोग मांग कम कर रहे हैं तो मुद्रास्फीति स्वतः नीचे आ जाएगी, लेकिन हमारी वही अर्थव्यवस्था में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्या? वो आर्थिक समृद्धि पे भी नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। तो ये तो इसका ये रहा, आपने देखा मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। यदि इसके जस्ट विपरीत वहीं दूसरी तरफ क्या है कि मुद्रास्फीति मतलब जो मुद्रा संकुचन की दशा है, ठीक है, या फिर मांग है ही नहीं, तो मांग को जन्म देने के लिए आरबीआई की ही ये भी जिम्मेदारी है, मतलब आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए। आप ऐसा देख लीजिए कि आर्थिक समृद्धि लगातार क्या है कि गिर रही है, हमारी मुद्रा
जीडीपी लगातार गिर रही है। तो लोगों को तो नहीं, सॉरी, आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि भाई देखो मार्केट में पैसा नहीं है। अब आरबीआई को अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पैसा नहीं है तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की दरों को क्या कर देगी, कम कर देगी। और जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक दरों को कम कर देगी तो मार्केट में फिर तेजी से पैसा का फ्लो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि लोगों के हाथ में जब सस्ता लोन जाएगा तो लोग फिर है जो मांग को जन्म देंगे। लोग मांग को जन्म देंगे तो एक दूसरी साइड अलर्ट पहुंचेगा आरबीआई को, सॉरी सप्लाई को, और सप्लाई चालू हो जाएगी। तो इससे क्या है कि जब प्रोडक्शन होने लगेगा, और प्रोडक्शन किससे संबंधित है, जीडीपी, जो जीडीपी है वो प्रोडक्शन से संबंधित है। जीडीपी है प्रोडक्शन से संबंधित। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी स्वतः क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जीडीपी क्या है जरा देख लीजिएगा, हालांकि ये पूरा अलग चैप्टर है उसमें बताऊंगा, लेकिन फिर भी किसी भी देश की सीमाओं के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। किसी भी देश की सीमाओं के अंदर, किसी भी देश की सीमाओं के अंदर किसी भी देश की सीमाओं के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ हमें क्या है, जीडीपी क्या इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियस है हमें प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, जब मांग होगी, तभी तो सप्लाई होगी भाई। अब जब मांग कब होगी, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा, ठीक है। लोगों के हाथ में पैसा कब होगा, जब लोन सस्ता होगा या रोजगार मिलेंगे। लोन सस्ता होगा, ठीक है, लोन सस्ता होगा और रोजगार क्या है, रोजगार होंगे, रोजगार बढ़ेंगे, तभी ये चीजें संभव हैं। तो इस चीज में भी क्या करेगा कि आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, चीजों को सही तरीके से कंट्रोल करते हुए आपने अपनी आर्थिक समृद्धि, जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन करे। तो आपने यहां तक देखा, आप देखेंगे कि ये इससे निर्धारित किया जाता है कि कितना मार्केट में किस दर पे, किस ब्याज दर पे पैसा हमें पंप करना है, किस ब्याज दर पे पैसा पंप नहीं करना है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत निर्धारित होती हैं। वही मौद्रिक नीतियों के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जो मौद्रिक नीतियां हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो इनके 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। इनके उद्देश्यों के अंतर्गत हम देखते हैं मौद्रिक नीतियों के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, ठीक है, मौद्रिक नीतियों के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। मौद्रिक नीतियों के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। नंबर 2 आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, प्रबंधित करना। आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना, आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना। 3 है घरेलू मुद्रा के विनिमय को संतुलित बनाए रखना। घरेलू मुद्रा के विनिमय को संतुलित बनाए रखना, विनिमय को संतुलित बनाए रखना। देखिए, ये जो मैंने बताया, जो मौद्रिक नीतियों के 3 उद्देश्य होते हैं, मुख्यतया उद्देश्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतया 3 उद्देश्य होते हैं।
एक तो ये कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, मैंने बताया कि मुद्रास्फीति अर्थात हमें इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरा आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है, आर्थिक समृद्धि को क्या करना, प्रबंधित करना, मैनेज करना। वहीं घरेलू मुद्रा के विनिमय यानी जो हमारा डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट को क्या करना, संतुलित बनाए रखना। मतलब इसका क्या है कि जैसे जो डॉलर है वो रुपए की कीमत पे इसको क्या करना, हमें संतुलित बनाए रखना है, ठीक है। अभी इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि जैसे हम कौन सा जैसे कि हम डर्टी फ्लोट सिस्टम यूज करते हैं, डर्टी फ्लोट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि चाइना पैक्ड सिस्टम यूज करता है, और क्या है जो अमेरिका है वो क्लीन फ्लोट सिस्टम क्या करता है, यूज करता है। मतलब क्या करने के लिए, विनिमय रेट को, एक्सचेंज रेट को संतुलित बनाए रखने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हम डर्टी फ्लोट सिस्टम होगा, हम उसके माध्यम से ये भी जिम्मेदारी आरबीआई की है और ये आरबीआई निर्धारित करेगी। तो जो घरेलू मुद्रा है उसके भी विनिमय को क्या करना, संतुलित बनाए रखना। पता चले कि अगर ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, हमारा रुपया गिर गया, तो आप देखें हम इसका पूरा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो हमारे जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजों को हम आगे बढ़ के देखेंगे। लेकिन आपने देखा जो मौद्रिक नीतियों हैं, मौद्रिक नीतियों के मैंने 3 प्रमुख उद्देश्य बताए। इन तीनों उद्देश्य के अंतर्गत आप देखोगे जो मौद्रिक नीतियां हैं भारत में 2 बार जारी होती हैं, एक तो अप्रैल और दूसरा अक्टूबर में। लेकिन इन मौद्रिक नीतियों की जो समीक्षा है वो हर 2 माह में होती है। मैंने बताया जो मौद्रिक नीतियां हैं ये साल में, वर्ष में 2 बार जारी होती हैं, लेकिन इनकी जो समीक्षा है हर 2 माह में होती है। इसमें हर 2 माह में होती है। इन नीतियों के ही अंतर्गत मुद्रा को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना, ये सभी मौद्रिक नीतियों का ही क्या है, उदाहरण है। अगर आप देखोगे कि मुद्रा नियंत्रित करने के लिए इनमें कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, आर्थिक समृद्धि को, तो उनमें से 2 प्रमुख उपकरण हैं। एक तो पारंपरिक उपकरण है और दूसरा गैर पारंपरिक उपकरण है। जो मौद्रिक नीतियों क्या है, मौद्रिक नीतियों के उपकरण हैं, ठीक है। मतलब मुद्रास्फीति और जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक समृद्धि को। तो मैंने जो 3 ये क्या ऑब्जेक्टिव बताए थे, 3 उद्देश्य बताए थे, इनको फुलफिल करने के लिए कुछ तो ऐसा होगा। तो जी हाँ, इनको फुलफिल करने के लिए कुछ उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। एक तो पारंपरिक उपकरण है और दूसरा गैर पारंपरिक उपकरण है, ठीक है। पारंपरिक उपकरण देख लेते हैं कि पारंपरिक उपकरण क्या है। पहला क्या है, पारंपरिक उपकरण है, पारंपरिक उपकरण। दूसरा गैर पारंपरिक उपकरण, गैर पारंपरिक उपकरण, ठीक है। ये पारंपरिक उपकरण और गैर पारंपरिक उपकरण। अगर जब पारंपरिक उपकरण कार्य करना बंद कर दें, मतलब क्या है, ये महत्वहीन हो जाएं, तो फिर गैर पारंपरिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगेन, पारंपरिक उपकरण जब महत्वहीन हो जाएं, ये क्या हो जाएं, नल एंड वॉइड हो जाएं, ये प्रभावहीन हो जाएं, प्रभावहीन हो जाएं, तो फिर गैर पारंपरिक उपकरणों का क्या किया जाएगा, उपयोग, गैर पारंपरिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। यही जो पारंपरिक उपकरण है ये मुख्यतया ये अगेन 2 भागों में बटे हैं, 2 भागों में इनको बांटा गया है, दो भागों में इनको बांटा गया है, ठीक है। एक मात्रात्मक उपकरण, दूसरा गुणात्मक उपकरण। पहला मात्रात्मक उपकरण, दूसरा गुणात्मक उपकरण, ठीक है। ये जो पारंपरिक उपकरण है, मैंने बताया जब पारंपरिक उपकरण कार्य करना बंद कर देते हैं तो गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये पारंपरिक उपकरणों को अगेन 2 भागों में बांटा जाता है, एक मात्रात्मक उपकरण, दूसरा क्या है, गुणात्मक उपकरण। जब गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग तब होता है जब क्या है, मात्रात्मक उपकरण क्या हो जाते हैं, कार्य करना अर्थात प्रभावहीन ये हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है,
ये इन गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जब मात्रात्मक उपकरण क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है काम नहीं करते हैं। तो ये देखेंगे ये क्या होते हैं, ये क्वालिटेटिव होते हैं, ये क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है। इनको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। लेकिन आप देखोगे जब गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत तो गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत क्या आएगा। अभी हमें इन्हें बहुत डिटेल से देखना है, दोनों को देखेंगे, मात्रात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है। पहले हम देख लेते हैं पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत। तो मैंने बताया पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग कब किया जाएगा, पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग तब किया जाएगा, गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग तब किया जाएगा जब पारंपरिक उपकरण क्या है कार्य करना बंद कर दें या फिर पूरी तरीके से प्रभावहीन हो जाएं। तो हम कहां जब कर जाएंगे, गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत। गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत आप देखोगे कि जैसे हेलीकॉप्टर क्या है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप। दूसरा क्या है, हेलीकॉप्टर हूवर। इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो तीसरा है वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ये क्या है, ये उदाहरण किसके, गैर पारंपरिक उपकरणों के हैं, गैर पारंपरिक उपकरणों के हैं। गैर पारंपरिक उपकरणों के, इनका कब प्रयोग किया जाएगा आप समझ लीजिए, इनका प्रयोग जब ये कार्य करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो हम जो पारंपरिक उपकरणों के कुछ उदाहरण देखेंगे कि पारंपरिक जो उपकरण हैं वो कौन कौन से पारंपरिक उपकरण हैं। तो चलिए हम पारंपरिक उपकरण देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट ही किया है। मॉनेटरी पॉलिसी करीब 4 से 5 घंटे का पूरा लेक्चर होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मैं कुमार अमित सर से पढ़ा हूँ इकोनॉमी, ठीक है, और जब आज आपको पढ़ा रहा हूँ। और खासकर एक इकोनॉमी की सबसे बड़ी बात है, मैं उन टीचर में देखा है जो कुमार अमित सर है, वो मेरे गुरु हैं। एक्चुअल में एक चीज़ मैं बताऊँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, मैंने इकोनॉमी उनसे पहले कई लोगों से पढ़ा, लेकिन कभी मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, कभी भी समझ नहीं आया। अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोग डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने देखा जो कुमार अमित सर हैं, ठीक है, बहुत बड़ी फैकल्टी हैं। और अगर हमेशा एक चीज़ मैं ये बोलता हूँ, अगर ये इकोनॉमी कभी नहीं किसी को नहीं समझा पाए या पढ़ा पाए, तो शायद दुनिया में कोई इकोनॉमी पढ़ा और समझा नहीं सकता है। इनकी नोट्स है, बहुत पॉपुलर नोट्स है, बहुत पॉपुलर नोट्स है। और जो भी मैंने अपनी इकोनॉमी है तो इन्हीं से पूरी कंप्लीट करी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ, ठीक है ना। इनका अगर आप कोई भी लेक्चर एक बार कर लेता है तो शायद इन्हें, मतलब एक ये टीचर के साथ साथ एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत व्यक्तित्व के धनी है, ठीक है। हालांकि ऑप्शनल में सोशियोलॉजी भी पढ़ाते हैं, और जो सोशियोलॉजी है वो भी जो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी हुआ करता है वो मैंने इन्हीं से भी कुमार अमित सर से ही कंप्लीट किया है, कुमार अमित सर से ही कंप्लीट किया। बहुत गजब का पढ़ाते हैं। तो जितना भी हमने इकोनॉमी का अगर थोड़ा बहुत भी कुछ जानते हैं तो इन्हीं से हमने पढ़ा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना रह जाए, और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको वहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए अभी तो जो भी रेट चल रहे हैं वो रेट मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा कि कुछ रेट उसके साथ साथ जो आपको अपडेट करना होगा, ठीक है ना। तो रेट आप अपडेट करते रहिएगा, बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर कभी मौका मिले तो ठीक है, जरूर इनसे पढ़िएगा। बहुत बड़े टीचर हैं, और मुझे लगता है मैंने बताया बहुत नोट्स मैंने देखी है इकोनॉमी की, लेकिन इनसे बेहतर नोट्स मैंने नहीं देखी है। लोग बोलते हैं, बात अलग है कि बहुत इधर उधर बोल देते हैं कि इसका नोट्स अच्छा है। नोट्स हो सकते हैं बहुत सारे टीचर्स के अच्छे हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली जब मैंने इनसे पढ़ा, जो कुमार अमित सर से पढ़ा, और इनका नोट्स जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था तो तभी से मैं अपना ऑप्शनल इकोनॉमी रखना चाहता था। एक बार मैंने पूछा सर से कि क्या आप इकोनॉमी ऑप्शनल में पढ़ाते हैं, तो बोले नहीं,
और एक्चुअल में जो सोशियोलॉजी में मेरा कोई रुझान नहीं था, लेकिन इनके जो पढ़ाने का तरीका और स्किल है वो इतना गजब का था, इतना बेहतर था कि मैंने सोशियोलॉजी रख लिया। और सोशियोलॉजी मतलब अच्छा भी है, स्कोरिंग भी ऐसा नहीं है। तो बाद में मैंने देखा बस पढ़ाने, तो एक ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जीएस के जितने भी पेपर हैं सब लोग सबसे ज़्यादा इकोनॉमी से डरते होंगे, लेकिन एक चीज़ है मैंने देखा है इनसे पढ़ने के बाद सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है इकोनॉमी। जो कुमारा मिश्र सर एक बार अगर किसी को इकोनॉमी पढ़ा दें तो सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पारंपरिक उपकरण बताना था। जो पारंपरिक उपकरण है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, उन्हें जरा हम देख लेते हैं कि पारंपरिक उपकरण कौन से हैं। ठीक है, आप देखेंगे नगद आरक्षी अनुपात। क्या? नगद आरक्षी अनुपात। नगद आरक्षी अनुपात। दूसरा है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो तीसरा है खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया। जो हमारा चौथा है वो बैंक रेट। पांचवा रेपो रेट। छठवां रिवर्स रेपो रेट। और जो लास्ट सातवां है हमारा वो सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा। ये क्या है? पारंपरिक उपकरण हैं। इन पारंपरिक उपकरणों के माध्यम से पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत अगर जो मौद्रिक नीतियां हैं, अगर हमें मौद्रिक नीतियों को क्या है कि मतलब मैनेज करते हैं तो पहले हम पारंपरिक उपकरणों का यूज करेंगे। अगर ये फेल हो जाते हैं, फेलियर कर जाते हैं, तो फिर क्या है हम गैर पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत ये मात्रात्मक उपकरण है। ये क्या है? ये मात्रात्मक उपकरण है। ध्यान से सुनिएगा, ये मात्रात्मक उपकरण है। ये कहीं ना कहीं मात्रा से, इसके क्या है, ये मात्रा से संबंधित होंगे। अभी हम देखेंगे कि मात्रा मतलब कि ये रेट, इनका एक फिक्स्ड रेट टाइप होगा कि ये मात्रा से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत जो हमारा पहला है वो क्या है? नगद आरक्षी अनुपात, जिसको कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं। ठीक है, क्या है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो को हम इससे पहले एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, तब आप ये CRR समझ पाएंगे। हम नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी अर्थात निवल मांग और निवल देता सावधि देता समझाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसे तभी समझ आ पाएंगे जब मैं आपको बोलूंगा टोटल NDTL का इतने %, तो आपको टोटल NDTL भी तो समझ आना, NDTL भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई NDTL क्या होता है। अगर आपको NDTL नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी अर्थात या टाइम लायबिलिटी नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए जो बैंकों के पास जो अपनी जमा राशि होती है, वो बैंकों की लायबिलिटी, बैंकों पे एक प्रकार का भार होता है। लायबिलिटी क्या है? भार है। ठीक है, तो जो बैंकों की जमा राशि होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो बैंकों की जमा राशि होती है, ये बैंकों की लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है। ये बैंकों की देयता होती है। ठीक है, ये बैंकों की क्या होती है? देयता होती है। तो जो बैंकों की देयता होती है ये दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो मांग देयता होती है, दूसरा सावधि देयता होती है। मांग देयता, इसको डिमांड लायबिलिटी कहते हैं, मांग देयता, और इसको सावधि देयता। यानी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, सावधि टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। ठीक है,
देयता जो होती है, आपने देखा कि जो देयता है, मैंने बताया जो बैंकों के पास जितनी भी जमा राशि, बैंकों की लायबिलिटी अर्थात देयता कहलाएगी। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा मांग देयता, दूसरा यानी सावधि देयता। मांग देयता के अंतर्गत क्या होता है, देखिए मांग देयता बैंकों की वह जमा राशि कहलाती है जिसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है। दोबारा सुनिएगा, मांग देयता बैंकों की वो जमा राशि कहलाती है जिसका कोई क्या है, फिक्स्ड टाइम नहीं होता है। आप कभी भी मांग कर सकते हैं, आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं और बैंकों को ये देना ही होगा आपका जो पैसा है, ये मांग देयता कहलाता है। ये क्या है, कभी भी इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दो अकाउंट आते हैं, कासा, ठीक है, कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसके अंतर्गत जो करंट अकाउंट के अंतर्गत और जो सेविंग अकाउंट के अंतर्गत जो पैसा जमा होता है, जो करंट अकाउंट के अंतर्गत या सेविंग अकाउंट के अंतर्गत जो पैसा जमा होगा, वो क्या है, वो मांग देयता के अंतर्गत अर्थात डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसके, डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब जो रिकरिंग जो एफडी होता है, आप देखेंगे जो एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट होता है और उसके साथ साथ रिकरिंग अकाउंट होता है, वो फिक्स्ड सावधि देयता होता है। मतलब एक इसकी डेट होती है, उसकी डेट से पहले आप पैसा क्या है, नहीं निकाल सकते हैं, मांग नहीं कर सकते हैं, डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी पैसा, ध्यान से सुनिएगा, मांग देयता और सावधि देयता जो टोटल ये जो लायबिलिटी है, जो देयता है, इसको अगर हम मिला लें, कंप्लीटली मिला करके बात करें, ये बैंकों की देयता कहलाएगी, ये बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बैंकों की जिम्मेदारी है, ये बैंकों की एसेट्स नहीं है। तो इसको एनडीटीएल बोलते हैं, एनडीटीएल यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। इसके अंतर्गत यानी एफडी और रिकरिंग के अंतर्गत और कासा के अंतर्गत जितना भी मनी आता है, जो करंट अकाउंट के अंतर्गत और सेविंग अकाउंट के अंतर्गत, वहीं ये तो क्या हो गया, ये आपका हो गया मांग देयता, डिमांड डिपॉजिट हो गया, और जो आपका सावधि देयता टर्म डिपॉजिट है, टीडी, तो इसके अंतर्गत जो रिकरिंग अकाउंट हो गया, ठीक है, और दूसरा जो हो गया फिक्स्ड अकाउंट। ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें यानी डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इसको क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं। ये एनडीटीएल इंपॉर्टेंट था और आप एनडीटीएल अब समझ गए होंगे। तो यह बैंक, अब देखिए, अब हम बताएंगे जो कैश रिजर्व रेशियो वो क्या होता है, अगर आपको एनडीटीएल पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है एनडीटीएल में किसी प्रकार को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब कैश रिजर्व रेशियो देखना था। ध्यान रखिएगा, ये बैंकों, जितना भी बैंकों के पास पैसा होता है, ये जमा के रूप में यानी डिपॉजिट के रूप में, वो बैंकों की लायबिलिटी होती है। भाई लायबिलिटी मतलब एक तरीके से भार होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लेके, ऋण लेके आए, तो आपकी वो क्या है, आपकी संपत्ति नहीं है, आपकी एसेट्स नहीं है, वो आप पे भार है, आपकी लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन बैंक जो दूसरों को दे के रखते हैं वो बैंकों की एसेट्स है, ठीक है। बैंक लोन भी तो देते हैं, तो जो बैंकों ने दूसरों को पैसा दे के रखा है वो बैंकों का क्या है, वो बैंकों की एसेट्स है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। तो हम कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत देख लेते हैं। देखिए, जो कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षी अनुपात है, आपको याद होगा पारंपरिक अंक के अंतर्गत ये मात्रात्मक उपकरण है। नगद आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो CRR बोलते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, जो CRR है। आप देखेंगे कि यह बैंकों की कुल जमा राशि का, यह बैंकों की कुल जमा राशि का
वह हिस्सा होता है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास अपनी कुछ एनडीटीएल का कुछ हिस्सा अनिवार्य रूप से रखना होता है। दोबारा से सुनिएगा, यह बैंकों की टोटल कुल जमा राशि का टोटल एनडीटीएल का वह हिस्सा होता है जो बैंक उस समय आरबीआई निर्धारित करेगा कि उसका रेट क्या है, उस रेट के अकॉर्डिंग उसे अनिवार्य रूप से वो पैसा कुछ हिस्सा आरबीआई के पास क्या करना होता है, रखना होता है। ये बैंकों का कैश रिजर्व रेशियो, यह पैसा कैश में होता है, जो कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत होता है, तो यह पैसा कैश पे होता है और इस पैसे का आरबीआई किसी भी प्रकार से उपयोग किसी भी ऋणदाता को ऋण देने के रूप में नहीं कर सकती है। दोबारा से सुनिएगा, मैंने बताया यह बैंकों की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास अपना कुछ हिस्सा, जितना कि उस समय क्या है रेट है, उसके रेट के अकॉर्डिंग अपने टोटल एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करवाना होता है। ठीक है, क्या है, आरबीआई के पास जमा करवाना होता है। ये क्या बोलते हैं, नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। और नगद आरक्षी अनुपात के जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, आप देखेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत जो भी पैसा जमा किया जाता है, इस पैसे का आरबीआई किसी भी ऋणदाता को ऋण देने के रूप में नहीं, किसी भी ऋणी को ऋण देने के लिए नहीं कर सकती है। इस पैसे का आरबीआई भी किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं कर सकती है। साथ ही साथ इस पैसे में बैंकों को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट भी नहीं आरबीआई देती है। और इस पैसे को देखिए, ये CRR की जरूरत क्यों पड़ रही होगी भाई, याद करिए, मैंने बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनको कंट्रोल करने, उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी में उसके अंतर्गत क्या है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, आर्थिक समृद्धि को मैनेज करने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि इसका रेट अभी बताऊंगा घटेगा बढ़ेगा तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अर्थव्यवस्था में, लेकिन आपने देखा जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, यह बैंकों के टोटल एनडीटीएल का यानी कुल एनडीटीएल का एक अनिवार्य हिस्सा जो भी उस समय निर्धारित किया गया हो, जैसे 3% है, ऑलमोस्ट चेक कर लीजिएगा इस समय, तो उसके अकॉर्डिंग बैंकों को कैश के रूप में आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई इस पैसे को किसी भी प्रकार से किसी उपभोक्ता के लिए ऋण के रूप में उपयोग नहीं कर सकती है। साथ ही साथ आरबीआई इस पैसे का ना ही वो ऋण चुकाती है, इंटरेस्ट देती है किसी बैंकों को। ठीक है, तो एक प्रकार से तो ये तो सिक्योरिटी भी हो गई कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है भाई, ये सिक्योरिटी है जो उपभोक्ता का पैसा है। लेकिन ये सिक्योरिटी सेकेंडरी मेजर है। जो सिक्योरिटी सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी क्या है, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो मुद्रास्फीति को और आर्थिक समृद्धि को क्या करना, कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो अब इसके द्वारा कैसे मैनेज होगी, मान लीजिए CRR करें, ध्यान से सुनिएगा, CRR करें, मैंने बताया उदाहरण एक देख लीजिए आप। उदाहरण के अंतर्गत जो टोटल एनडीटीएल तो समझ गए होंगे, 100 रुपए का एनडीटीएल है, इसे बता देता हूं और फिर बाद में कई बार टोटल एनडीटीएल आएगा। मान लीजिए मैंने टोटल एनडीटीएल के अंतर्गत आपको बताया था, ये 50 रुपया आपका करंट अकाउंट से है। ठीक है, करंट अकाउंट से है, आपको 50 रुपया सेविंग अकाउंट से है, सेविंग अकाउंट से है, और एफडी है 50 रुपए का, एफडी है 50 रुपए का। ठीक है, टोटल बैंकों के पास जो जमा है वो 100 रुपए का है। ठीक है, मान लो कि इस समय जो कैश रिजर्व रेशियो का जो दर है, CRR का जो दर है वो कितना, 4% है। तो ये 4% में मतलब 100 रुपए में 4 बाहर घट गया, 96 बचा, ये तो बैंकों के पास ही रह गया, ये बैंकों के पास रह गया। लेकिन ये जो 4 रुपया है ये आरबीआई के पास कैश के रूप में चला गया। आरबीआई इस 4 रुपए का किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं करेगी, किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं कर सकती है आरबीआई। ठीक है, तो अब इस 4 रुपए से हमारी अर्थव्यवस्था में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका दर बढ़ जाए या इसका दर घट जाए तो इसका अर्थव्यवस्था में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा उसे हम देखते हैं। तो मैंने बताया जो 100 रुपए के अंतर्गत, मान लीजिए जो कैश रिजर्व रेशियो, मैंने कैश रिजर्व रेशियो को दोबारा से थोड़ा सा समझाऊंगा। ये वह दर होती है जो टोटल एनडीटीएल का कुछ हिस्सा बैंकों को आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से क्या है, रखना होता है। तो मान लीजिए 100 रुपए का एनडीटीएल था, 100 रुपए के एनडीटीएल में क्या, 100 रुपए का एनडीटीएल था, 100 रुपए के 4% की समय CRR दर है 4%, तो कितना, 4 रुपया हो गया बाहर,
ठीक है, 4 रुपया। अगर मान लीजिए कि 100 रुपया ये कारोबार के लिए था, 100 रुपया जमा था। बैंकों का क्या काम है? कारोबार करना, बैंक को पैसा लेना, लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना लोन के रूप में। तो 4 रुपया अगर 96 रुपया है, ठीक है, 96 तो बचा, 4 रुपया मान लीजिए दर है, मानना बस है, ठीक है, 3 रुपया है शायद, 3% है। तो ऑब्वियस है 100 रुपया के एनडीटीएल में 4% है, तो 4 रुपया तो बाहर हो गया। तो 96 रुपया बैंकों के पास कारोबार के लिए बचा, 96 रुपीज बचा, 96 रुपीज। अब आप देखोगे जो कारोबार के लिए अगर इसका दर बढ़ जाए, मान लो इसका दर बढ़ जाए 6% हो जाए, तो अब कितना 94 बचेगा। जब 94 बचेगा तो 1% एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक बिग अमाउंट होता है। तो अगर 1% से भी बढ़ता है तो कई अरब रुपया, कई बिलियन रुपया क्या हो जाता है, वो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए 6% इसका रेट हो जाए तो ये कितना 94% बचेगा, तो 2 रुपया ऑलरेडी कम हो गया पहले की अपेक्षा बैंकों के पास। तो बैंकों को तो भैया कारोबार करना है, तो अब उसे 96 रुपीज में कारोबार करना होगा, ठीक है। अगर उसे अपना, अब देखिए उसे पहले अब ये 96 ये रेट बन गया ना, तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे भैया, बढ़ा देंगे। काहे बढ़ा देंगे? उन्हें अब 96 रुपीज में ही क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट मार्जिन निकालनी है, और लाइटिंग और ये बिजली सारा सब कुछ निकालना है। पहले उसे 94 में निकालना है, पहले वो 96 में निकाल रहे थे, 96 रुपीज में निकाल रहे थे। तो अगर उन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन और सारी चीज लगभग सेम रखना है, तो स्वतः ये इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया था कि लोगों के पास जो लोग पैसा लेंगे, वो लोगों के पास जो लोगों की जो टेंडेंसी है वो पैसा लेने की कम हो जाएगी। ऋण महंगा हो गया, लोग पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। क्या है, लोग पैसा नहीं लेंगे। अब लोग पैसा नहीं लेंगे मतलब लेंगे, लेकिन ऋण महंगा होने की वजह से लोग पैसा लेने से कतराएंगे। और जब पैसा लेने से कतराएंगे तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ आर्थिक समृद्धि पे नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में, अब यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि मान लीजिए कि मुद्रास्फीति की जो दर है वो क्या है, अधिक है, मुद्रास्फीति बहुत अधिक है, महंगाई। तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी यानी सीआरआर के माध्यम से इसके रेट को बढ़ा के मार्केट में पैसे को कम कर सकती है। आपको यहाँ फाइनली कंक्लूजन मिला। अगर इसके अपोजिट मान लीजिए कि जो इस समय, अब ध्यान से सुनिएगा, अब दोबारा एक उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए इसके जस्ट वहीं विपरीत उल्टा कि इस समय जो दर है, इस मान लीजिए कि इस समय 10% की दर है, बस उसे भूल जाइए, वो उदाहरण जो मैंने बताया। अब आरबीआई को लगता है आर्थिक समृद्धि प्रभावित हो रही है, लोग मांग नहीं कर रहे हैं। लोग मांग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जो ये 10 रुपया मार्केट से बाहर निकल गया, 90 रुपया कारोबार के लिए है, तो उनका ब्याज स्वतः क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और पैसा भी कम है उनके पास कारोबार के लिए। तो बहुत सिंपल है कि आरबीआई को अगर ऐसा लग जाता है कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई इस रेट को सीआरआर को क्या कर देती है, 2% कर देती है। अब 98 रुपीज बचा, तो कारोबार के लिए जब ज्यादा रुपया बचा तो ज्यादा लोगों के पास जाएगा, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट वो क्या हो जाएगा, स्वतः कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट स्वतः कम हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट स्वतः कम हो जाएगा तो फिर वही अगेन मार्केट में पैसा, लोग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब जो सस्ता हो जाएगा, लोग ऋण लेंगे, मांग करेंगे, अब मांग करेंगे तो सप्लाई की ओर अलर्ट जाएगा, प्रोडक्शन होगा। तो इससे प्रोडक्शन होने के बाद आर्थिक समृद्धि क्या है वो सुनिश्चित होगी, और जो जीडीपी का आंकड़ा है, जो फिगरेबल होता है, ये जो मात्रात्मक होता है, ये क्या है, अगेन ऊपर जाएगा। तो आपने इसका इम्पैक्ट देखा कि इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था में कैसे देखने को मिलता है। इसके बाद हाँ, इसकी जो काउंटिंग है सीआरआर की, जो सीआरआर की काउंटिंग है वो फोर्टनाइट होती है, पाक्षिक होती है, 14 दिन में होती है। ध्यान रखिएगा, 15 दिन नहीं, 14 दिन है, फोर्टनाइट होती है। क्या 14 दिन फोर्टनाइट होती है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। अगला हमें देखना है इसका जो रेट है, इस समय 3% है। एक और मैं बता देता हूँ, सीआरआर के अंतर्गत आरबीआई के अधिनियम में 2006 में क्या होता है वो किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है
पहले इसका एक निश्चित रेट हुआ करता था, ठीक है। उस जो परिसीमन हुआ करता था, उस परिसीमन को क्या कर दिया गया है, उस परिसीमन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जो पहले परिसीमन का रेट हुआ करता था तो उसमें मिनिमम आपको 3% से क्या है, इसको CRR को, जो CRR होता है 3% से नीचे नहीं लाया जा सकता था और 15% से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता था। 2006 में इसमें परिवर्तन करते हुए ये जो परिसीमन है, ये रेंजेस है, खत्म कर दिया गया है। अब ये टोटली RBI डिसाइड करेगी कि उसे उस समय की सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां क्या हैं, उसको कम करना है या ज्यादा करना है, ठीक है। अब देखिए, जब इसका रेट, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका जो रेट को महंगा किया जाए तो इकोनॉमी ऑफ टाइटनिंग, मतलब टाइट कर रही है। अभी हम देखेंगे ये सारी चीजें, ये महंगी रणनीति भी कहेंगे, और जब सस्ती रणनीति, जब देखेंगे रेट सस्ते होंगे, इसका इम्पैक्ट पूरा मैंने बताया। तो ये हम कल के लेक्चर में जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, जो सांविधिक तरलता अनुपात है, उसको देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।